In the next lecture, we will study about why biodiversity is important. बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस अर्थ को सस्टेन करने में और ह्यूमन बींग्स की लाइफ को स्मूथली रन करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है. So it have commercial value and biological value. In commercial value, it have it provides food, fodder, fruit, fuel, timber, medicines, oil, fertilizers, and many more things are obtained from the plant and animals. In biological value, there are three main processes: is pollination, soil formation, and nutrient enrichment. These are one of the most important processes which are basically required for the sustaining ecosystem. तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी कॉमर्शियल और बायोलॉजिकल वैल्यू दोनों है. इससे हमें भोजन, जानवरों के लिए चारा, फल, जलाने के लिए लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी, दवाइयाँ, तेल, फर्टिलाइजर और बहुत सारी चीज़ें जो है प्लांट और एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से निकाली जाती हैं. बायोलॉजिकल वैल्यू में तीन प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि एक पॉलिनेशन है. पॉलिनेशन मतलब कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो मेल सेक्स सेल्स हैं प्लांट की, उनका ट्रांसफर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से होता है, जो कि इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट होते हैं. यदि उनका ट्रांसफर नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है. देन सॉयल फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है. इस प्रोसेस के थ्रू जो फर्टाइल सॉइल है वो फॉर्म होती है, वो बनती है, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि एक जो उर्वरा शक्ति से पूर्ण मिट्टी बन के तैयार है, जिसमें पौधे अपना सरवाइव कर सकें और जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की उसको पूरा कर सकें. देन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कह सकते हैं इसको, कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल्स रन करती हैं, जिसमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, देन हाइड्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, इनको सबको रन कराने में इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. चाहे वो माइक्रोब्स हो या डिफरेंट डिफरेंट के ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो, किसी न किसी रूप से वो अपना रोल प्ले करते हैं ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी, ताकि ये हमारा जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके और ये न्यूट्रिएंट फिर फर्दर प्लांट्स को अवेलेबल होता है, जिसको प्लांट्स से हम लोग लेते हैं. उसके अलावा the biodiversity have great recreational value that cannot be measured in terms of money. तो इसकी रिक्रिएशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है जिसको हम लोग पैसे से नहीं आंक सकते हैं. जैसे हम लोग कहीं जंगल सफारी पे जाते हैं या जू पे जाते हैं, तो उन एनिमल्स या जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं या जो पेड़ पौधे हैं या जो सीनरी हम देख करके जो खुशी हमको मिलती है, उसको पैसे से नहीं मापा जा सकता है. इट हैव एस्थेटिक वैल्यू, जिसमें आर्ट, पोएट्री, लिटरेचर, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जैसे ड्राइंग करना सीखते हैं तो सबसे पहले सीनरी बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं. बहुत सारे कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं प्रकृति के ऊपर लिखी हुई हैं. उसके अलावा नेचर पे पूरा लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है. तो इट हैव aesthetic value also. Then scientific value that contain gene pool evaluation,
and this human welfare and many more things. साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जीन पूल बायोडाइवर्सिटी एक जीन पूल का निर्माण करती है जहाँ से हम लोग बहुत सारी जो जीन्स हैं उनको या जो डाइवर्सिटी जीन लेवल पे डाइवर्सिटी आती है उसको कंजर्व किया जा सकता है और फर्दर वो नई स्पीसीज बनाने में उसका उपयोग होता है। जितना बड़ा जीन पूल होगा स्पेसिएशन के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं और इवोल्यूशन होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। ह्यूमन वेलफेयर में इको दिस जो बायोडाइवर्सिटी है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने दैनिक जीवन की मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हम अब नेचर से लेते हैं, जो कि किसी न किसी रूप से एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन arises, व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट? बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के क्या कारण हैं? तो इस डायग्राम में हमने कुछ समझाने की कोशिश की है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेन कारण क्या हैं, जिसमें हैबिटेट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स एंड को एक्सटिंक्शंस। तो जैसा इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये हैबिटेट लॉस, जंगलों को काट दिया जाता है तो एनिमल्स और वहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका हैबिटेट जो रहने का स्थान होता है वो नष्ट हो जाता है, फिर वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। किसी चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो जंगल हो या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन धीरे धीरे करके बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर देता है। जैसे किसी प्रकार के पेड़ की मान लीजिए कटाई लगातार, वो जैसे सागौन का पेड़ टिम्बर के लिए काटा जाता है, पूर्णतया काट दिया जाएगा तो सागौन समाप्त हो जाएंगे, फिर वो फर्दर अवेलेबल नहीं होंगे। इनवेसिव स्पीसीज, जैसे कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि दूसरी स्पीसीज को सरवाइव करने नहीं देती हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, उसके अलावा हम लोगों ने तालाबों में देखा होगा कि जो वाटर हाइसिंथ होती है जिसको जलकुंभी बोलते हैं, जलकुंभी जहाँ पे ग्रो करती है तो वो अन्य प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो नहीं करने देती है, या पूरे पूरे तालाब में फैल जाती है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अन्य जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। उसके अलावा पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस में। पॉल्यूशन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ता है वैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है और पॉल्यूशन के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, क्योंकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पॉल्यूशन को में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे करके उनका लॉस हो जाता है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है और जो कि रिजल्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, या आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसके कारण क्लाइमेट जो है अर्थ का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो जो इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ग्लोबल वार्मिंग है और फॉलोड बाय क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग दैट इज एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं एनवायरनमेंट में। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो कि सन की शॉर्ट वेव्स को पृथ्वी तक आने देती हैं, पर जब पृथ्वी लॉन्ग वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है या फिर से एमिट करता है हीट के रूप में, तो वो उसको एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देती, वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेती हैं। तो जैसे CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस तरह की बहुत सारी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती हैं और ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। तो CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है हमारे वायुमंडल में,
इस कारण जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जो हमारा क्लाइमेट है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हम लोग अनुभव भी कर रहे होंगे अपने बचपन से, और इस समय जब देखते हैं तो बारिश कम हो गई है और वेदर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जा गया है। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के डिफरेंट जो हानिकारक रिजल्ट हैं वो है इंक्रीज्ड पोल्यूशन। जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, यहाँ पे पेड़ काट दिए गए, तो जैसे जैसे जंगल समाप्त होंगे वैसे वैसे पोल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि पोल्यूशन को समाप्त करने में हमारे पेड़ पौधों का और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। देन सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो पेड़ पौधों के कटने से दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो सॉइल इरोजन का है। सॉइल जो ऊपरी सॉइल होती है वो ह्यूमस रिच होती है, और ह्यूमस रिच होने के कारण ये प्लांट्स को सस्टेन करने में या उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। और यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो टॉप सॉइल वाटर के साथ या एयर के साथ दूसरी जगह पे चली जाती है या बह जाती है, तो टॉप सॉइल हट जाने का कारण उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वहाँ पे प्लांट्स फिर जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं। तो इस तरह से सॉइल इरोजन बढ़ेगा और उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और डिफरेंट टाइप की जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम होने के कारण तो जो डिकम्पोजिशन रेट होगा, जैसे यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मैटर दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो माइक्रोब्स को धीरे धीरे करके इसको डिकम्पोज करते हैं और फिर इसको मिनरलाइज कर देते हैं या साइक्लिंग कर देते हैं। इनको न्यूट्रिएंट जो होता है वो फिर से सॉइल में चला जाता है। तो माइक्रोब्स ही नहीं होंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा, और फिर ये जो है ये डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दोनों ही प्रोसेस जो है ऑल्टर हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा। एंड इट आल्सो रिड्यूसेस जीन पूल विच अफेक्ट्स स्पेसिएशन। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस से जो जीन पूल है वो कम होता जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा जीन पूल होगा, और जितना ज़्यादा जीन पूल होगा तो स्पेसिएशन या एवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फूड चेन बदल जाएगा। जैसे फूड चेन से मान लीजिए जो मेढक को हटा दिया जाए तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि फूड चेन कैसे चेंज हो जाएगा। देन अल्टरेशन इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके कारण जो है जो हमारी वाटर साइकिल है वो चेंज होगी। कहीं पे ज़्यादा बरसात होगी, कहीं पे कम होगी, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उतनी नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारी फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, और पेड़ पौधे जो हैं वो उतनी अमाउंट में वाटर नहीं पा सकेंगे।